बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सिद्दीकी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज का दिन बहुत अहम दिन था। अदालती कार्रवाई के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट केसेस लगे हुए थे। पहला केस था संगीन गद्दारी का जुर्म मुशर्रफ वाला, जिसके पर फैसला दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा केस आपका बल्ले वाला था, पेशावर हाई कोर्ट में लगा हुआ था। और फिर तीसरी बड़ी अहम खबर थी मज़ाहिर नकवी का इस्तीफ़ा। हम इन सब पे बात करेंगे, लेकिन थोड़ा पहले आ जाते हैं हम मुशर्रफ गद्दारी केस, संगीन गद्दारी केस पर। इसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताती चलूँ कि लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस वकार सेठ, जिनका इंतकाल हो गया था कोरोना के बायस, उन्होंने ये फ़ैसला दिया था और उनको मुर्तकब किया था। उनको कहा था कि कसूरवार ठहराया था कि मुशर्रफ संगीन गद्दारी का मुर्तकब हुआ है और उनको सज़ाए मौत दी गई थी। और कहा गया था कि अगर वो मुर्दा हालात में मिलते हैं तब भी उनकी लाश को 3 दफ़ा डी चौक पे फांसी पर लटकाया जाए। उसके बाद जी वकार सेठ को काफ़ी कुछ सुनना भी पड़ा। कुछ लोगों ने कहा कि उनका दिमागी तवाज़ुन बरकरार नहीं है, किसी ने कहा कि ये तो इंसानी हकूक़ की पामाली है। और आज जो है इस पर अपील दायर की हुई थी सुप्रीम कोर्ट ने ये टेकअप किया केस। और क्योंकि जिन्होंने ये अपील की थी वो पैरवी ना कर सके, अदम पैरवी के बायस ये ख़त्म हो गया, केस खारिज हो गया। और जो वकार सेठ की जजमेंट थी वो सस्टेन कर दी गई कि जो उनका फ़ैसला था वो मानना पड़ा। अच्छा, वकार सेठ का फ़ैसला, यहाँ पे मैं कुछ उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ रही हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आज के हालात और हमारे मुल्क के हालात इतने क्यों बिगड़े। अगर आपने मेरा एक वीलॉग देखा होगा जिसमें मैंने बताया था कि जुडिशरी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमेशा मार्शल लॉ को या कोई भी गैर आइनी इक़दाम को कवर किया है, वैलिडेट किया है इस जुडिशरी में। उसमें लिखते हैं अपने फ़ैसले में, वकार सेठ साहब कहते हैं कि वो लोग, वो सारे सहूलतकार जो कि कवर करते हैं मार्शल लॉ को या गैर आइनी इक़दाम को, वो भी आर्टिकल 6 के ही उसमें फॉल करते हैं। वो भी उतने ही कसूरवार हैं जितने भी सहूलतकार हैं। जो कुछ भी जो इसको वैलिडेट करता है वो उस इतने ही रिस्पॉन्सिबल है। और साथ में उन्होंने नज़रिए ज़रूरत की भी बात की कि जो नज़रिए ज़रूरत है इसकी वजह से बहुत नुकसान झेला है पाकिस्तानी अवाम ने। कभी भी पाकिस्तानी अवाम फले फूल नहीं सके, जमहूरियत फल फूल नहीं सकी है, सिर्फ़ और सिर्फ इस नज़रिए ज़रूरत के तहत। और इस नज़रिए ज़रूरत की ही वजह से के तहत ही ये जो वर्दी वाले ऑफिसर हैं वो बार बार इस जुर्म के मुर्तकब होते हैं। तो उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा था कि सिर्फ वो शख्स नहीं जो कि गैर आइनी काम करते हैं, उसके तमाम सहूलतकार जो उसको साथ देते हैं, जो उसको सपोर्ट करते हैं किसी भी तरीके से, तो वो सब भी इसमें बराबर के शरीक हैं। दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा था कि मुजरिम ने ख़ुद ये तस्लीम किया है कि कौमी सूबाई असम्बलीज़, जितनी भी असम्बलीज़ थी, उन सब ने भी उसको वैलिडेट किया है। उसने जो मार्शल लॉ लगाया और चीफ़ एग्जीक्यूटिव बना ख़ुद से, तो उन सब की सपोर्ट हासिल थी। तो असल में इनको भी शरीके जुर्म करार देना चाहिए। लेकिन जो हुकूमत जिसने ये पटिशन दायर किया हमारे, उसने इन लोगों को शरीके जुर्म करार नहीं दिया है। और हुकूमत को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर वो चाहे तो वो कर सकती है इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई। आज जबकि ये फ़ैसला सुना दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से इस पे अपनी मोहर सख्त कर दी है, तो ऊपर बैठा मुशर्रफ ज़ोर से कहा लगा रहा होगा। और कह क्यों लगा रहा होगा? क्योंकि अगर आपने इस फैसले में सुना होगा तो इस फैसले में कहा था कि वो मफरूर था उस वक्त, और उसमें कहा गया था कि उसे पकड़ कर लाया जाए और सज़ा दी जाए, फांसी पर लटकाया जाए। और अगर वो मुर्दा हालत में मिले तो उसको 3 बार डी चौक में लटकाया जाएगा। लेकिन जब वो आया पाकिस्तान मुर्दा हालत में, तो उसको फुल प्रोटोकॉल के साथ दफनाया गया। और वो सारे लोग जो कि उसमें मुलव्वस थे, चाहे वो काबीना हो, चाहे असम्बलीज़ हो, वो सब आज़ाद घूम रहे हैं। तो अगर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कहते हैं कि मैं इतने ही आइन की बालादस्ती पर यकीन रखता हूँ, तो क्या आज ये फ़ैसला करते वक्त उनको, उन सारे लोगों को जिन्होंने सहूलतकारी की मार्शल लॉ लगाने में फैसिलिटेट किया, वैलिडेट की जज मार्शल लॉ को, तो क्या उन सब को भी कटहरे में नहीं खड़ा करना चाहिए था? उन सब से भी सवाल नहीं करना चाहिए था? तो ये जी कानून है यहाँ मुशर्रफ पर। जितने आपने यहाँ पे ये बात साबित हो गई है कि आप जितनी मर्ज़ी फ़ैसले दे दीजिए,
होगा वही जो वो करना चाहते हैं। आपके फ़ैसलों की कोई वक़्त नहीं है। ये पहले भी जितने फ़ैसले हैं वो भी हमने देख लिया, आजकल जितने फ़ैसले आ रहे हैं उनकी क्या हैसियत है हम वो भी देख रहे हैं। दूसरी तरफ अब अगर मैं बात करूं मज़ाहिर नक़वी के इस्तीफ़े की, तो इसको हम ज़रा मुशर्रफ के इस वाले केस से जॉइन करते हैं कि जब ये वक़ार सेठ ने ये फ़ैसला दिया था तो मज़ाहिर नक़वी ने इसके ख़िलाफ़ कहा था, और उन्होंने एक बेंच जिसको वो हेड कर रहे थे, उस वक्त वो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे और उस लाहौर हाई कोर्ट के एक बेंच को वो हेड कर रहे थे, उस पर उन्होंने कहा था कि ये जो अदालत है, ये स्पेशल कोर्ट बनी है जिसमें वक़ार सेठ ने फ़ैसला दिया, ये गलत फ़ैसला है और ये गैर आइनी फ़ैसला है। तो आज जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं जी वो बिल्कुल सही फ़ैसला था, तो मज़ाहिर नक़वी का हो सकता है कि ये एक बेस हो, ये बुनियाद हो, ये प्राइमरी वजह हो उनके इस्तीफ़ा देने की। और रही बात कि उनका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी केस चल रहा था, तो जब वो इस्तीफ़ा दे देते हैं वो केस वहाँ से ख़त्म हो जाता है, तो काफ़ी सारे लोग क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं कि वो लड़े नहीं, वो भाग गए, उन्होंने अपनी पेंशन बचा ली, ये सारा कुछ भी बात करें। असूली तौर पे उनको लड़ना चाहिए था, जबकि एजाज़ुल हसन का एक ख़त भी आ गया था कल, जिसमें वो कह रहे थे, जिसमें उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि जिस अंदाज से ये काम कर रहा है वो बिल्कुल मैं उससे बिल्कुल इख्तलाफ़ करता हूँ, ये बिल्कुल गैर आइनी तरीके से काम कर रहा है और जो ब्लेम्स लगे हैं मज़ाहिर नक़वी पर वो भी बेबुनियाद हैं और सही तरीके से इसको परस्यू नहीं करा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई पर ही उंगली उठा दी थी। तो जब एक इस तरह का ख़त भी आ गया तो फिर इनका रिज़ाइन करना की प्राइमरी वजह तो ये समझ आती है, लेकिन ये है कि उनको फ़ाइट करना चाहिए था। लोग उनको फ़ाइज़ ईसा की मिसालें दे रहे हैं कि जी फ़ाइज़ ईसा ने फ़ाइट किया और आज वो चीफ़ जस्टिस बने हुए हैं, तो आपको भी फ़ाइट करना चाहिए था। जबकि इतलात ये भी मौसूल हो रही हैं, अभी शायद कंफर्म नहीं है, लेकिन इतलात यही है कि वो सारे विटनेसेस उनके ख़िलाफ़ जमा किए जा रहे थे, लोगों को पकड़ा धकड़ा जा रहा था ताकि वो मज़ाहिर नक़वी के ख़िलाफ़ बयान दे सके। और मज़ाहिर नक़वी के ख़िलाफ़ कौन है? नौरीन की अहले ख़ाना। मतलब आपको भी पता है कि इस वक्त मज़ाहिर नक़वी किसकी टारगेट में, और जिसको जो मज़ाहिर नक़वी को टारगेट कर रहा है असल में वही मुल्क का हुक्मरान है, पसे पर्दा भी और सामने भी वही हुक्मरान है। उन्हीं की विश लिस्ट पर काम हो रहा है, उन्हीं की ख्वाहिशात की तकमील में आज पाकिस्तान को इस अंजाम तक पहुँचा दिया गया है। तो मज़ाहिर नक़वी को भी हटाना उनकी विश लिस्ट में से एक था और आज वो उसमें भी कामयाब हो गए। तो ये कहना कि मज़ाहिर नक़वी के ख़िलाफ़ सिस्टम नहीं है, तो अगर आप ग्राउंड पे और रियलिटी पर बात करें तो मज़ाहिर नक़वी के ख़िलाफ़ भी पूरा एक सिस्टम मौजूद है, एक शख्स जिसको मुसल्लत किया जाना चाहिए, जिसकी विश लिस्ट है जो कि लंदन प्लान की तकमील है, उसमें मज़ाहिर नक़वी भी एक टारगेट थे, जो कि आज वो जिसे कहते हैं राह का कांटा आज वो भी हट गया। और दूसरी तरफ जी पीटीआई फिर जीत गई, नौरीन फिर रो रही है। अब नौरीन की दिलजोई की जाएगी, नौरीन से इज़हारी यकजहती किया जाएगा या पीटीआई को रिलीफ दे दिया जाएगा। अभी इलेक्शन कमीशन का इजलास चल रहा है, मशावरत जारी है, इसमें तय किया जाएगा कि नौरीन के साथ दिलजोई की जाए, सुप्रीम कोर्ट जाया जाए और अपील दायर की जाए या कोई दूसरा रास्ता, यानी कि जो सेनेट की करारदाद मंजूर हुई है वो वाला रास्ता अपनाया जाए, वो प्ली ली जाए कि जी सेनेट ने करारदाद पेश कर दी है। क्योंकि पीटीआई को बैट मिलने का मतलब यह है कि पीटीआई इन है, पॉलिटिकल पार्टी वापस आ चुकी है। देखिए अगर बैट नहीं होता तो वो उसके जितने भी लोग थे वो इंडिपेंडेंट लड़ते, उनके पास रिजर्व सीट्स नहीं मिलती उनको, तो उसका उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। या तो वो इंडिपेंडेंट लगते या फिर वो उनको किसी दूसरी पार्टी की हेल्प या छतर छाया में जाकर इलेक्शन लड़ना पड़ता। लेकिन बल्ले के निशान वापस आने का मतलब है कि उनको वापस मिल गई है उनकी पार्टी, अब वो इलेक्शन में है। तो क्या इलेक्शन कमीशन इन मौजूदा हालात में पीटीआई को इतना बड़ा रिलीफ देने के लिए तैयार है? जबकि आपको पता है कि विश लिस्ट में से एक लिस्ट ये भी थी कि इलेक्शन अगर हो तो पीटीआई नहीं होनी चाहिए। तो अगर अब पीटीआई मौजूद है तो दो सवाल उठते हैं, क्या इलेक्शन होंगे? और अगर इलेक्शन होंगे तो फिर पीटीआई से जो रिलीफ मिला है, जो उसको बैट वापस मिला है, जिस पर अभी नौरीन और नौरीन के अहले खाना रोएंगे पिटेंगे, तो उसको फिर किस तरह काउंटर किया जाए, उसको फिर से किस तरह हटाया जाए, फिर किस तरह उसे रिलीफ ली जाए, ये इंशाल्लाह ताला अब आप देख रहे हैं कि आने वाले चंद दिनों में मसला साफ़ होता जाएगा, धुंध भी छटती जाएगी, बारिश के भी इम्कानात हैं, तो मंजर ज़रा साफ़ शफाफ होते जाएंगे आने वाले चंद दिनों में। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।